डेट आज 11 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है कोई चीज तुरंत तत्काल में तैयार करना या कोई काम चलाऊ चीज जुगाड़ बनाना किसी का। और एक्सप्लोसिव डिवाइस का मतलब आप जानते हो, ऐसा डिवाइस या ऐसा यंत्र जिसमें विस्फोट होता हो, फट जाता हो, बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन हो जाता हो, उन्हें बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये कई फॉर्म में हो सकते हैं। क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। रिसेंटली न्यूज में इसलिए हैं, जम्मू कश्मीर की राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे आर्मी के, इंडियन आर्मी के 5 जो जवान हैं वो शहीद हो गए क्योंकि वहां पे ये डिवाइस लगाए हुए थे किसी टेररिस्ट ने, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये देखो एक तरह से अनकन्वेंशनल एक्सप्लोसिव वीपन्स होते हैं। कन्वेंशनल वीपन वो होते हैं जो जनरली जो बनाए जाते हैं, नॉर्मली बनाए जाते हैं। अनकन्वेंशनल जो देखो जनरली नहीं बनाए जाते, उन्हें बोल देते हैं अनकन्वेंशनल एक्सप्लोसिव वीपन्स। ऐसे हथियार जो विस्फोट करते हैं और इन्हें देखो किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है और किसी भी वैरायटी ऑफ वेज से एक्टिवेट किया जा सकता है। जैसे मान लो ऐसा बॉम्ब बनाया जा सकता है जिसको रिमोट के द्वारा फोड़ा जा सकता है, या फिर ऐसा बम जिसमें टाइमर लगा दिया जाता है, अपने आप एक्सप्लोजन हो जाएगा इस तरह से। या कोई ऐसा बम मान लो उस पे जैसे ही कोई प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, वो फट जाएगा। मान लो किसी का पैर यहाँ पे पड़ा या कोई यहाँ पे बाइक चढ़ गई तो वो फट जाएगा। इस तरह से ये डिवाइस होते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इन्हें क्रिमिनल के द्वारा यूज किया जाता है, वेंडल्स यूज करते हैं इन्हें। वेंडल्स बोलते हैं कोई भी मान लो क्रिमिनल्स ही होते हैं, कोई जो बुरा चाहता हो किसी का। हिंदी में बोलते हैं सत्यानाशी बोलते हैं ना, ऐसे जो पर्सन जो किसी का नुकसान चाहते हो। या टेररिस्ट यूज करते हैं इन्हें। सुसाइड बॉम्बर्स यूज करते हैं, जो मान लो ऐसे पर्सन पे होता है जो अपनी सुसाइड करना चाहता है, अपने बॉडी में बम लगा लिया और किसी के पास चला गया और वो खुद भी खत्म हो गया और जिसके पास गया था वो भी खत्म हो गया। सुसाइड बॉम्बर्स। या इंसर्जेंट्स हो सकते हैं। इंसर्जेंट्स मतलब विद्रोही, जो विद्रोह करते हैं, उनके द्वारा ये डिवाइस यूज किए जाते हैं। क्योंकि देखो ये इम्प्रोवाइज्ड होते हैं, यानी कि एक तरह से काम चलाऊ और तुरंत बनाए जाने वाले ये डिवाइस होते हैं। तो इन्हें कई फॉर्म में बनाया जा सकता है, जैसे स्मॉल पाइप बॉम्ब की फॉर्म में हो सकते हैं ये, या ऐसा डिवाइस हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकता हो, बहुत ही लार्ज लेवल पे जाने जा सकती हो, या बिल्डिंग वगैरह को फोड़ना हो, इस तरह से यूज किए जा सकते हैं। इन्हें देखो किसी व्हीकल में भी ले जाया जा सकता है, वाहन में, या इन्हें कहीं पे रखा जा सकता है, या कोई पर्सन मान लो फेंक के, मान लो बम जैसे फेंकते हैं कन्वेंशनल, इसी तरह से इनको भी फेंक के फोड़ा जा सकता है। या फिर किसी के घर में डिलीवरी जैसे जाती है ना, फ्लिपकार्ट अमेजन से डिलीवरी आती है, ऐसे लोग भेज देते हैं किसी के घर में पार्सल डिलीवर करके, और पैकेज में आता है, जैसे ही आप खोलते हैं वो फट जाता है इस तरह से। या फिर रोड साइड पे कंसील किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, जैसे वहां पे किसी का पैर रखा फट जाता है, तो इस तरह से ये यूज किए जाते हैं। इनकी वजह से डैमेज देखो किसी भी साइज का हो सकता है, लार्ज में फॉर्म में भी किसी बिल्डिंग को उड़ा सकते हैं ये। कई सारे भीड़ होती है बहुत सारे प्लेस में, वहां पे रख के उड़ाया जा सकता है, एक्सप्लोजन किया जा सकता है। ये कॉमनली जब ये टर्म न्यूज में आई तब जब इराक वार हुआ था, इराक युद्ध हुआ था 2003 में, वहां पे ये एक्सप्लोसिव जो डिवाइस है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, तब ये टर्म न्यूज में आई थी कॉमनली। इसमें एलिमेंट क्या क्या होते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के एलिमेंट क्या होते हैं। देखो इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे इनिशिएटर जो बम को स्टार्ट करता है, स्विच होता है, इसमें मेन चार्ज होता है, पावर सोर्स होता है, कंटेनर होता है, ये इसमें कंपोनेंट होते हैं इसके। और इसमें देखो इसके चारों ओर कोई पैकेड मटेरियल भी हो सकते हैं, एडिशनल मटेरियल, जैसे नेल, ग्लास, मेटल फ्रेगमेंट हो सकते हैं। ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके, इस बम को, जो एक्सप्लोसिव डिवाइस होते हैं इनको। और इन्हें कई मेथड से यूज किया जा सकता है। टारगेट को, मतलब टारगेट पे डिपेंड करता है किस तरह से इन्हें यूज किया जाता है। मटेरियल क्या क्या यूज होता है इनको बनाने में। इनको देखो फर्टिलाइजर जो खाद होता है, जो क्रॉप में फसलों में खाद डलता है वो, या गन पाउडर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनको मिला के ना, इनका एडिशन करके इनको बनाया जा सकता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को। इनमें फ्यूल भी होता है और ऑक्सीडाइजर भी होता है। ऑक्सीडाइजर जो होता है वो
ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि जो ये बॉम्ब फटा है ना, इससे जो निकलते केमिकल वो रिएक्शन चलती रहे, काफी समय तक सस्टेन रहे। तो यही है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। नेक्स्ट टॉपिक है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा एक्ट बोलते हैं शॉर्टकट में इसको। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 3 में भी पूछा जा सकता है। रियल एस्टेट क्या होता है ये आप जानते हो। रियल एस्टेट यानी कि जो अचल संपत्ति बोल सकते हो इसको आप हिंदी में, अचल संपत्ति। ये देखो वास्तविक संपत्ति होती है अचल संपत्ति। इसमें होता क्या है, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, जैसे मान लो कोई बिल्डर है, बिल्डर बना रहा है किसी के लिए घर, तो वो बिल्डिंग बना रहा है, तो ये सब किस में आता है, रियल एस्टेट में। या लैंड, भूमि खरीदी किसने, ये सब किस में आता है, रियल एस्टेट में आता है। तो ये कई तरह की हो सकती है, 4 तरीके की होती है मेजरली। जैसे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, मान लो रहने के लिए कोई घर बना रहा है तो वो रियल एस्टेट में। या कॉमर्शियल रियल एस्टेट हो सकता है, मतलब बेचने के लिए बना रहा है, जैसे बिल्डर वगैरह बनाते हैं। या फिर इंडस्ट्रियल लैंड रियल एस्टेट हो सकता है, इंडस्ट्रीज के लिए कोई बना रहा है। या फिर लैंड रियल एस्टेट में आता है। तो ये कई फॉर्म में हो सकता है, मेजरली ये 4 फॉर्म होती हैं। तो अभी न्यूज में क्यों है ये एक्ट जो कानून है, इसलिए न्यूज में जब से ये कानून बनाया है, 2016 में बनाया था ये कानून पार्लियामेंट ने, तब से जो इसकी सक्सेस स्टोरी है वो अभी बताई गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा। ये जो मंत्रालय है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसने इसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया कि जब से रेरा एक्ट बनाया है क्या परिवर्तन आया है, इस वजह से न्यूज में आया। तो इसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इसके फीचर्स। इंडियन पार्लियामेंट ने 2016 में इसको बनाया था ताकि जो हमारी कंट्री में रियल एस्टेट सेक्टर है उसको रेगुलेट किया जा सके और प्रमोट किया जा सके। जो ये एक्ट है इसके तहत एक अथॉरिटी बनाई हर एक स्टेट में, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब जो भी मान लो कोई बिल्डर घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, या कोई लैंड खरीद रहा है, बेच रहा है, ये सब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी देखती है, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है और यही इसके लिए सॉल्यूशन बताती है। ये एक्ट देखो जो अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट है उसमें भी लागू हो गया था 2016 में। मान लो कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, अभी कोई बिल्डर है बिल्डिंग बना रहा है, उस पर भी लागू होगा। कौन से प्रोजेक्ट पे, वो क्या है, कम से कम 500 स्क्वायर मीटर में प्लॉट होनी चाहिए। 500 स्क्वायर मीटर की प्लॉट है या उससे ज़्यादा है तो उस पर ये एक्ट लागू होगा। या फिर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें 8 अपार्टमेंट बनाई जा रही हैं उससे ज़्यादा, तो भी ये उस पर लागू हो गया था एक्ट 2016 से ही। इसके क्या क्या फीचर्स हैं और देख लेते हैं। सैलेंट प्रोविजन यानी कि मुख्य प्रोविजन या इसकी धाराएं क्या हैं। इसमें देखो एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बनाया जाएगा, मतलब बना दिया गया है डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए। जो भी कोई विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए एक अपेलेट ट्राइब्यूनल बनाई गई है। अपेलेट ट्राइब्यूनल सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी, अदालत की तरह। कोई भी डिस्प्यूट है, झगड़ा है रियल एस्टेट से रिलेटेड, इसमें अपेलेट ट्राइब्यूनल में जाता है। ये ऑफिसर फिर इस पर डिसीजन लेते हैं। जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं वो सब रेरा के पास रजिस्टर होंगे। मान लो कोई बिल्डर है, बिल्डिंग बना रहा है कोई, वो रजिस्टर कराएगा कि ये बिल्डिंग बना रहा है रेरा के पास। रियल एस्टेट जो रेगुलेशन अथॉरिटी है हर एक स्टेट में, उसके पास जाके अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराएगा। ये मैंडेटरी है यानी कि अनिवार्य है, कंपलसरी है। मान लो कोई प्रमोटर है, प्रमोटर का मतलब बिल्डर ही हो गया। जो मान लो कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है या लैंड खरीद रहा है, वो सब प्रमोटर में आ गए। कोई प्रमोटर मान लो बिल्डिंग बना रहा है, अभी मान लो ये बिल्डिंग बना रहा है, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है, लोगों के लिए घर बना रहा है, लेकिन ये बिल्डर है, इस पे ये संभल नहीं रहा काम, ये इसको बेचना चाहता है दूसरे किसी आदमी को, दूसरे किसी बिल्डर को। तो अगर ये ट्रांसफर करना चाहता है तो रियल एस्टेट में थर्ड पार्टी को जब भी ये ट्रांसफर करेगा तो जितने भी मान लो अलॉटी हैं, मतलब मान लो जो घर बनवा रहे हैं, जैसे मान लो ये घर बना रहा है यहाँ पे, और ये क्या करते हैं बिल्डर क्या करते हैं, लोगों से पैसे पहले से पहले ही ले लेते हैं कुछ पैसे, और फिर किस्तों में लेते रहते हैं। मान लो मैं घर खरीदना चाहता हूँ, या कोई ABCD ये आदमी है, 100 आदमी घर खरीदना चाहते हैं, तो ये बिल्डर क्या करेगा, ये कहेगा भाई साहब मैं यहाँ पे घर बना रहा हूँ, आपको खरीदना तो खरीद लो, अभी बने नहीं है, बना रहा है। तो जैसे ये बनाने वाला होगा तो पहले से ये ऐलान कर देगा, अनाउंस कर देगा, तो ये लोग जिनको घर खरीदने ये आएंगे, ये बिल्डर कहेगा, टाइम बताएगा कि मैं भाई साहब 5 साल में घर बना दूंगा, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो अभी, और किस्तों में देता रहो 5 साल तक। तो ये किस्तों में देता रहेंगे इंस्टॉलमेंट में, तो ये 5 साल की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी और ये घर बन के तैयार हो जाएंगे। तो जब घर बन के तैयार हो जाएगा, सारा ये पैसे दे चुके होंगे और ये घर इसको दे देगा, ये रजिस्ट्री हो जाएगी इसकी कोर्ट में जाके।
तो इस तरह से काम करते हैं। मान लो बिल्डर अब बीच में ही चाहता है भागना, उसको लग रहा है कि मैं नहीं बना सकता, किसी और पार्टी को बेचना चाहता है, तो फिर क्या है, जिन्होंने घर लिया था, जैसे मान लो ये ABCD लोग थे, जितने भी लोग हैं उसके 2/3 पीपल की अनुमति लेगा ये बिल्डर, 2/3 पीपल की कंसेंट लेगा, अनुमति, तभी थर्ड पार्टी को ये ट्रांसफर कर सकता है ये बिल्डर। तो ये रेरा से रिटर्न में अप्रूवल भी लेगा, जो रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी है उससे लिखित में अनुमति भी लेगा, और 2/3 जो पीपल है अलॉटी है उनसे भी कंसेंट लेगा, तभी जाके दूसरे बिल्डर को, किसी आदमी को बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ये आपको याद रखनी है, प्रोविजन ऐसे पूछ ले जाता है। अगर कोई पर्सन को मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रमोटर है वो बिल्डिंग बना रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम है, या कोई खरीदने वाला बायर है उससे, या किसी बीच में जो एजेंट है उससे, तो वो उसकी जाके कंप्लेंट कर सकता है रेरा के पास, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के पास। फिर ये इंक्वायरी करेगी और देखेगी कौन एजेंट, प्रमोटर या बायर, किसी की कोई कमी तो नहीं है, अगर है तो उस कंप्लेंट पे डिसीजन देगी। अगर मान लो इसने डिसीजन दे दिया और कोई भी मान लो प्रमोटर है, प्रमोटर का मतलब जो बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डर है, या कोई बायर है, एजेंट है, इसके डिसीजन से खुश नहीं है, रेरा के डिसीजन से, तो ये इसकी कंप्लेंट जाके अपीलेट ट्राइब्यूनल में कर सकते हैं। फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल ये डिसीजन को देखेगी, मतलब ये फैसला सुनाएगी, अपना डिसीजन सुनाएगी। अगर मान लो रेरा ने जो ऑर्डर दिया और प्रमोटर ने नहीं माना, तो उस पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। पेनल्टी कितनी लगेगी, जितनी भी वो बिल्डिंग बना रहा है ना, बिल्डिंग की जितनी कॉस्ट है, मान लो 100 करोड़ कॉस्ट है, तो इसका 5%, मतलब 5 करोड़ की उस पर पेनल्टी लग जाएगी, अगर रेरा का नहीं माना डिसीजन। अगर मान लो रेरा का डिसीजन नहीं माना, उससे पहले ये चला गया अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, तब पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी डिसीजन पेंडिंग पड़ा है अपीलेट ट्राइब्यूनल में। तो अगर नहीं गया ये और फिर भी डिसीजन नहीं माना, तो पेनल्टी लग जाएगी 5%, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी 5% कॉस्ट पे। अच्छा, फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल डिसीजन देगी, इसका डिसीजन फाइनल होता है। इसने जो भी पेनल्टी लगाई है वो पेनल्टी देनी पड़ेगी, या फिर अगर नहीं मानी आपने वो पेनल्टी, तो फिर आप पे 3 साल की सजा हो सकती है और 10% का आप पे फाइन लग सकता है। 10% किसका, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका 10%, या फिर दोनों लग सकते हैं। 3 साल की जेल भी हो सकती है, 10% की कॉस्ट भी लग सकती है उस प्रोजेक्ट की। अगर कोई कंपनी मान लो कोई क्राइम ऑफेंस करती है, अपराध करती है, और उसमें कोई मान लो उस बिजनेस को संभालने के लिए कोई पर्सन अपॉइंट कर रखा है, तो वो पर्सन पे नहीं बल्कि कंपनी है जो, वो गिल्टी मानी जाएगी और उसको ही पनिशमेंट मिलेगी उस कंपनी को, जो कंपनी का मालिक है। कोई भी सिविल कोर्ट है उसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो रेरा और अपीलेट ट्राइब्यूनल पे कोई डिसीजन सुना सके। सिविल कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा इस एक्ट के तहत। तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन एसटी लिस्ट। जो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, इसकी जो लिस्ट में चेंज करना होता है उसके पास, मतलब उसमें चेंज करने की पावर किसके पास है, ये डिस्कस करेंगे। अभी देखो CJI है जो हमारे इंडिया के चीफ क्या है CJI की फुल फॉर्म। जो CJI है हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जुडिशियल ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो ये है जो उन्होंने कहा है कि जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक जजमेंट आया था ST कैटेगरी लिस्ट से, मतलब ST जो लिस्ट है उससे रिलेटेड एक जजमेंट आया था, तो उसको इन्होंने क्वेश्चन किया है, चैलेंज किया है एक तरह से जो CJI हमारे। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी कोर्ट है या स्टेट है उसके पास पावर जो नहीं है इसको लिस्ट को मतलब मॉडिफाई करने की। अभी क्यों आया है डिसीजन CJI का, जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर है हमारे इंडिया के, इसलिए आया क्योंकि देखो अभी आपको पता है मणिपुर में वायलेंट क्लेशेस चल रहे हैं, हिंसा हो रही है मणिपुर में। क्यों हो रही है आपको ये पता ही होगा, क्योंकि मणिपुर में जो हाई कोर्ट है, मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि जो मीती कम्युनिटी है या मैतेई कम्युनिटी है जो मणिपुर में, इसकी जो डिमांड है ST कैटेगरी में डालने की, इसको कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको ST कैटेगरी में डाला जाए। क्योंकि अभी ये जो है इनमें कुछ SC कैटेगरी में आते हैं, कुछ OBC में आते हैं, कुछ जनरल में आते हैं, तो ये चाह रहे हैं इनको ST कैटेगरी में डाला जाए। तो इस वजह से वहाँ पे दूसरी जो कम्युनिटी है वो विरोध कर रही है, इसकी वजह से वहाँ पे वायलेंस हो गए। तो ये अभी CJI ने जो है हमारे, उन्होंने इस डिसीजन को क्वेश्चन किया है। तो इस वजह से ये न्यूज में है कि
जो एसटी जो लिस्ट है उसमें चेंज कौन कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल 342 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका जो क्लाउज है आर्टिकल 342 का क्लाउज 1, ये कहता है कि अगर एसटी लिस्ट में चेंज करना है तो पहले ना नोटिफिकेशन जारी किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति किसकी एडवाइस पे काम करते हैं ये आपको पता ही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, यानी कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, और हमारे प्रधानमंत्री उनके कहने पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट खुद से कोई काम नहीं करते, जो ये बोलते हैं वही काम करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट गवर्नर है जो स्टेट के, उससे कंसल्ट करके, उससे यानी कि चर्चा करके ये पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि इस कैटेगरी को एसटी लिस्ट में डाला गया है या किसी कैटेगरी को एसटी लिस्ट से निकाला गया है। तो ये पावर है नोटिफिकेशन जारी करने की किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। फिर एसटी कैटेगरी में डालना या नहीं डालना ये पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन है, जो हमारी संसद है। ये आर्टिकल 342 क्लाउज 2 में दिया हुआ है, इसके क्लाउज 2 में। तो ये पार्लियामेंट के पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी को एसटी कैटेगरी में डालना है किसी जाति को, या नहीं डालना है या निकालना है। नोटिफिकेशन के बाद, जब प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं उसके बाद पार्लियामेंट डिसीजन लेता है कि एसटी कैटेगरी में डालना है या नहीं डालना है। तो ये डिसीजन किसका फाइनल, पार्लियामेंट का। याद रखना पार्लियामेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करते हैं, नोटिफिकेशन के बाद पार्लियामेंट को डिसीजन लेना पड़ता है कि डालना है या नहीं डालना है। तो ये किसी भी स्टेट के लिए जब एसटी कैटेगरी में डाला जाता है किसी जाति को, तो वो उस स्टेट में ही रहती है एसटी कैटेगरी में, ऑल इंडिया लेवल पर नहीं रहती। जैसे मान लो, जैसे राजस्थान के जाट कम्युनिटी के लोग हैं, जाट, वो क्या है राजस्थान में ओबीसी में आते हैं, और हरियाणा के जो जाट हैं वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर बंजारा कम्युनिटी की बात करें राजस्थान में, वो आती है अलग कैटेगरी में, और बेंगलुरु में आते हैं अलग कैटेगरी में। तो ये स्टेट वाइज होते हैं कि एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, या फिर आपका किस में, जनरल में। और एक बात याद रखनी, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा संविधान जब बना था, तो उसमें देखो कोई जाति के नाम पे नहीं दी गई है रिजर्वेशन, जो आरक्षण दिया गया है जाति के आधार पे नहीं है, ना ही धर्म के आधार पे। ये आपको याद रखना है। किसके आधार पे, सोशली एंड एजुकेशनली, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, जो देखो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं या शिक्षा के रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको दिया जाता है। ये दो वर्ड याद रखने, ओरिजिनली ये थे, लेकिन आप सबको पता है गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया आर्टिकल 16 में, और ईडब्ल्यूएस एक नई कैटेगरी बनाई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो जनरल कैटेगरी के ऐसे पीपल हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया 10%। तो अब देखो ये कहा जा सकता है कि सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिक रूप से जो वीकर हैं, बैकवर्ड हैं, उनको ये हमारे संविधान में दिया गया है क्या, रिजर्वेशन। तो ये आपको याद रखना है। एक देखो महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद केस है सुप्रीम कोर्ट का 2000 में, सन 2000 का केस है। इसमें देखो ये कहा था कि जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है आर्टिकल 342 क्लाउज 1 के अंदर एसटी कैटेगरी को स्पेसिफाई करने में, उसको अमेंडमेंट कौन कर सकती है, केवल और केवल पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है, किसी को भी एसटी कैटेगरी लिस्ट में डाल सकता है, किसी को भी निकाल सकता है। ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है केवल। तो ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है कोटा इन अर्बन लोकल बॉडीज। कोटा वही है रिजर्वेशन, अर्बन लोकल बॉडीज आप जानते हो। जैसे अर्बन लोकल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, या फिर आपका हो गया ब्लॉक मेंबर जो होते हैं, ब्लॉक मेंबर वो हो गए आपके। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके, इनको देखो वार्ड मेंबर भी बोल सकते हैं, काउंसलर बोल सकते हो, काउंसलर या वार्ड मेंबर, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल के ही वो होते हैं, काउंसलर होते हैं। तो ये अर्बन लोकल बॉडी जो होते हैं, इनमें कोटा से रिलेटेड ये टॉपिक है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है, देखो हरियाणा कैबिनेट है, उसने अभी जो रिकमेंडेशन दी थी, हरियाणा का जो स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, कि जो बैकवर्ड क्लास है ना उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ब्लॉक ए कैटेगरी बैकवर्ड क्लास, मतलब जो ओबीसी की बात कर रहे हैं हम, अदर बैकवर्ड क्लास है जो,
अगर बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो इसमें सभी आते हैं, SC ST OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी अब बैकवर्ड क्लास में, ये सारे बैकवर्ड पिछड़े हुए। लेकिन अगर OBC की बात करेंगे तो उसमें OBC वाले अलग कैटेगरी है। तो अदर बैकवर्ड क्लास में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो इसमें इस कमीशन ने कहा है, स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने, जो ब्लॉक ए कैटेगरी में जो जाति आती हैं, कम्युनिटी आती हैं, उनको अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन दी जाए। तो ये हरियाणा की कैबिनेट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है, इस वजह से न्यूज में आया ये। तो हम इसमें बहुत सारी नॉलेज लेंगे अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। तो इस कमीशन ने रिकमेंडेशन क्या दिया वो जान लेते हैं पहले। इस कमीशन ने कहा है, सिफारिश की है, रिकमेंड किया है कि जो म्युनिसिपल बॉडी होती है, म्युनिसिपल बॉडी में म्युनिसिपैलिटी भी हो सकती है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, उसमें देखो कम से कम एक जो काउंसलर होता है, एटलीस्ट वन काउंसलर, वो OBC जो है कैटेगरी है, BCA उससे बिलोंग करना चाहिए। अगर उसकी पॉपुलेशन 2% से ज़्यादा है तो, मतलब 2% से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी जाति है जो BCA में आती है, उसकी पॉपुलेशन, BCA की बात कर रहे हैं हम या OBCA, उसकी जो कैटेगरी के लोग हैं वो 2% से कम पॉपुलेशन ना हो, कम से कम 2% हो या उससे ज़्यादा भी हो अर्बन लोकल बॉडीज़ में, मतलब शहरी क्षेत्र में। तो तब उनको रिजर्वेशन दी जा सकती है BCA को, मतलब उनका कम से कम एक काउंसलर हो BCA से। इसमें एक जाति नहीं आती, कई सारी जाति आती हैं BCA में। इसमें देखो 78 बैकवर्ड क्लास है हरियाणा में, जिनमें 72 ब्लॉक ए में रखी गई हैं और बाकी की 6 रखी गई हैं ब्लॉक बी में। तो OBC रिजर्वेशन है जो लोकल बॉडीज में, वो किस तरह से दिया जाता है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो रिजर्वेशन है OBC को दिया जा सकता है लोकल बॉडीज में, लेकिन टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। मान लो SC ST OBC को जो रिजर्वेशन दिया गया उसकी जो लिमिट है 50% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दिसंबर 2021 में ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला को वो कंप्लाई करता हो। ये 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला दिया था। ये है कि जब भी मान लो किसी OBC कैटेगरी को लोकल बॉडीज में मान लो रिजर्वेशन देनी है, तो ये 3 बातें याद रखनी है कि पहले ये देखना है कि OBC कैटेगरी कितनी है, उसका बैकवर्ड का पूरा डेटा आप तैयार करोगे। डेटा तैयार करने के बाद ये देखोगे कि उसकी जो टोटल रिप्रेजेंटेशन कितनी है वहाँ पे जिसमें लोकल बॉडीज में आप देना चाह रहे हो। और पता चला कि लोकल बॉडीज में जो BCA या BCB के जो जिनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, उन कम्युनिटी से ऑलरेडी बहुत सारे लोग उन पोस्ट पे हैं जिनमें आप रिजर्वेशन दे रहे हो, तो नहीं दोगे। अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है तभी दोगे। तीसरी बात यह कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूला देखने होते हैं। ये पूरा डिटेल में देखो, एक अलग से OBC के ऊपर लेक्चर बना हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं बस हम। बाकी के स्टेट की बात करें, देखो मध्य प्रदेश में OBC रिजर्वेशन दी गई है लोकल बॉडीज में 27%, महाराष्ट्र में 33% दिया गया है अर्बन लोकल बॉडीज में, और ये कोटा OBC में दिया गया है अर्बन लोकल बॉडीज में। महाराष्ट्र में 27% और मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटक में 33% दिया गया। ये वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है किस में कितना दिया गया, बस ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है। अच्छा, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनमें जो रिजर्वेशन दी जाती है, देखो अर्बन लोकल बॉडीज हो या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो, रूरल एरियाज में जो सरपंच वगैरह के इलेक्शन होते हैं, या अर्बन लोकल बॉडीज में जो म्यूनसिपालिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ये काउंसलर के इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, इनके इलेक्शन होते हैं काउंसलर के, तो इनके लिए इलेक्शन होते हैं। और जिनको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 1992 में दिया गया था, उससे पहले हमारी संविधान में मेंशन नहीं थे ये। तो 1992 में एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट हमारे संविधान में, 73rd और 74th। 73rd में रूरल ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाए गए, और 74th के लिए अर्बन लोकल बॉडी के लिए शहरी क्षेत्र के लिए ये बनाई गई। जो बड़ा शहर है, बड़े शहर में अगर उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, बड़ा शहर है, उसके लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। और जो छोटा शहर है, छोटी पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन, स्मॉल सिटी है, उसमें म्यूनसिपालिटी बोलते हैं। उसी को होता है एक ही है, छोटे शहर में बोलते हैं म्यूनसिपालिटी और बड़े शहर में क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। और म्यूनसिपालिटी को कई नाम से जाना जाता है, अलग अलग
स्टेट में। कहीं पे म्यूनसिपालिटी को म्यूनसिपल काउंसिल भी बोलते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल, कहीं पे नगर पालिका बोलते हैं, कहीं पे नगर पालिका परिषद बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ओरिजिनली का मतलब जब हमारा संविधान बना था तब ये नहीं था हमारे संविधान में, बाद में जोड़ा गया। किसमें? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये आपको याद रखना है। इसमें यह है कि आर्टिकल 243 टी है जो, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन क्या होगी ये दिखाया गया, मतलब लिखा हुआ है कि सीट वो रिजर्व रहेंगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हर एक म्यूनसिपालिटी में या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। देखो ये इसमें लिखा है कि SC ST को मैंडेटरी देना है, कंपलसरी है रिजर्वेशन देना, ये लिखा हुआ है। कंपलसरी का मतलब अनिवार्य है, मैंडेटरी है। कितना देना है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी पॉपुलेशन के आधार पे। जितनी स्टेट में SC ST की पॉपुलेशन है उसके आधार पे दी जाती है कि इतने लोग सरपंच बनेंगे इस कैटेगरी से, उसकी पॉपुलेशन के आधार पे। और एक बात याद रखनी है कि ये जो महिलाओं को भी रिजर्वेशन दी गई है इसमें 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, 1/3 कम से कम महिलाएं हों। किसमें? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी और अर्बन लोकल बॉडीज में भी। और जो म्यूनसिपालिटी के चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष, वो भी देखो उनमें भी सीट रिजर्व है। SC ST और वुमेन महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। लेकिन जो कमीशन बैठे थे, जैसे कलेलकर कमीशन बैठा था 1953 में, इसने कहा कि SC और ST के अलावा और भी पिछड़ी हुई जाति हैं, बैकवर्ड क्लास है। मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, इसने कहा कि OBC अदर बैकवर्ड क्लास है, उनकी पॉपुलेशन 52% है। और इसने रिजर्वेशन के लिए डिमांड की कि एक नई कैटेगरी, पिछड़ी कैटेगरी जो बैकवर्ड क्लास, एक अलग कैटेगरी बनाई इसमें OBC अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें 27% रिजर्वेशन दिया गया OBC को। और एक बात याद रखनी है, जो ये 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट पास किए, जिसमें ये कहा कि SC ST को कंपलसरी देना ही पड़ेगा रिजर्वेशन उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन इसमें यह कहा कि OBC को चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। ये क्या है? कंपलसरी नहीं है OBC को रिजर्वेशन देना। किसमें? म्यूनसिपालिटी में या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, विवेक है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दे सकता, नहीं दे सकता। वो क्या देखेगा? ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला देखेगा कि अगर वहां पे मान लो पहले ही OBC के सरपंच बहुत ज्यादा बने हुए हैं तो नहीं देगा रिजर्वेशन, नहीं है तो देगा। OBC की पॉपुलेशन काउंट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव देखेगा और 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला देखेगा। तो ये देखने के बाद देगा, यानी कि OBC को देना है या नहीं देना, ये भी डिस्क्रिप्शन किसका? स्टेट का। कितना देना है ये भी डिस्क्रिप्शन किसका? स्टेट का। लेकिन SC ST के लिए ये कंपलसरी है कि देना ही पड़ेगा रिजर्वेशन। कितना देना है ये स्टेट का डिस्क्रिप्शन है, मतलब पॉपुलेशन के आधार पर देगा, डिसाइड करेगा खुद स्टेट। तो ये आपको याद रखना है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्थ साउथ एशिया कॉरिडोर। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 और 3 के लिए भी। देखो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उसकी मीटिंग हुई अभी कई सारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, जैसे US का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए, सऊदी अरबिया के, UAE के, इनके साथ अभी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ये कहा कि जो वेस्ट एशिया है इसको रेल नेटवर्क से या रोड से कैसे जोड़ा जाए, साउथ एशिया को, इस रीजन को कैसे जोड़ा जाए, कैसे यहाँ पे कॉरिडोर बनाए जाए। जैसे मान लो ये इंडिया है और ये वेस्ट एशिया है, इसको रोड से, रेलवे से, पोर्ट से कैसे जोड़ा जाए, इस पे मीटिंग हुई। इंडिया का विजन ये है, देखो इंडिया सेंट्रल एशिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाना चाहता है, ये वाला। इंडिया देखो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वेस्ट एशिया को जोड़ना चाहता है, पोर्ट से, पोर्ट के जरिए छाबार पोर्ट है ईरान का, यहाँ से ये चाहता है ट्राइलेटरल हाईवे इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये वाला एक्ट ईस्ट पॉलिसी में यहाँ से पोर्ट से जोड़ना चाहता है। तो ये इंडिया का विजन है, लैंड से, रेलवे से, रोड से, किसी तरह से भी जोड़ना चाहता है। तो नॉर्थ साउथ एशिया कॉरिडोर क्या है, इसमें लिंक किया जाता है वेस्ट एशियन कंट्रीज को रोड से, रेलवे से कॉरिडोर बनाया जाता है, साउथ एशिया को वेस्ट एशिया से कनेक्ट किया जाता है। ये इसका रिस्पॉन्स है जो चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया है ना। देखो जिसके बारे में अलग से पॉलिटी की प्ले लिस्ट में और इकोनॉमी की प्ले लिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये चाइना ने देखो ये अनाउंस किया था कि चाइना चाहता पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना, यहाँ पे रोड से, रेलवे से, पोर्ट से कनेक्ट करना चाहता है। और जो इसकी पास्ट लीगेसी था ना, लीगेसी थी सिल्क रोड की या सिल्क रूट, उसी तरह से ये इसे रिवाइव करना चाहता है चाइना, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करना चाहता है इसके थ्रू। तो इसी को रिस्पॉन्स करने के लिए
इंडिया और ये काउंटर पार्ट हैं, जो ये कंट्री हैं जो ये चाहते हैं नॉर्थ साउथ ये कॉरिडोर बनाया जाए। वायबिलिटी क्या है इसकी, देखो एशियन कंट्री जो एशिया की, वो देखो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसको समझ चुकी हैं। चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है, चाइना क्या करता है, किसी कंट्री को कर्ज देता है, अब वो कंट्री कर्ज नहीं चुका पाती, अब उससे कहता है कि कर्ज चुकाने के लिए आप और कर्ज ले लो और कुछ डेवलपमेंट करो, जो उससे पैसा कमाओ, फिर उससे कर्ज चुका देना। फिर वो और कर्ज ले देती है, कर्ज पे कर्ज, और वो कर्ज चुका नहीं पाता, फिर ज़्यादा ही कर्ज बढ़ जाता है, फिर उससे कुछ उधार ले लेता है, उसकी ज़मीन ले लेता है या उसका कोई पोर्ट ले लेता है, इस तरह से लीज पे ले लेता है, 100 साल के लिए 200 साल के लिए ऐसे ले लेता है चाइना, और फिर वहाँ पे अपना राज करता है, ऐसे ऐसे फंसा देता है कंट्रीज को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में। तो इसी के अगेंस्ट में ये इंडिया और ये मिलके कंट्री चाहते हैं कि हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाए और आपस में ट्रेड बढ़ाई जाए और इनका डेवलपमेंट किया जाए कंट्रीज़ का, क्योंकि चाइना का जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी दबदबा बढ़ रहा है। इंडिया के जो एक्सपर्टीज हैं उन्होंने अभी देखो श्रीलंका में रेलवे बनाई है, कुछ अपने प्रदर्शन किया है अपनी स्किल्स का, तो इस वजह से चाहते हैं और ये बनाए जाएं। और एक देखो अब्राहिम अकॉर्ड हुआ था 2020 में, अब्राहिम अकॉर्ड में यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात जो कंट्री है और बहरेन है, यहाँ पे देखो यूएई है और यहाँ पे जो बहरेन है, इन्होंने देखो ये जो इजराइल है, इजराइल से अपने रिलेशन नॉर्मल कर रही है। मतलब जो अब्राहिम अकॉर्ड हुआ था 2020 में, दोनों कंट्रीज़ ने इजराइल के साथ अपने संबंध बनाए, नॉर्मल ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। मतलब ये भी एक देश है, पहले ये रिकॉग्नाइज नहीं करते थे कि इजराइल अलग से देश है, तो इन्होंने नॉर्मलिटी की। इससे पहले इन्होंने भी नॉर्मलिटीज़ की थी सऊदी अरबिया ईरान ने इजराइल के साथ, तो इन्होंने भी अपनी ट्रेड रिस्टोर की हैं। तो इस वजह से भी चाहता है इंडिया की वेस्ट एशिया में और कॉरिडोर ये बनाया जाए। चैलेंजेस क्या है इंडिया के सामने, एक तो लैंड कनेक्टिविटी, क्योंकि देखो लैंड कनेक्टिविटी क्या है, अगर वेस्ट एशिया में जाना लैंड से तो पाकिस्तान बीच में पड़ता है और पाकिस्तान चाहता नहीं है कि हम यहाँ से रोड रेलवे से बना के यहाँ से जाएं, तो ये एक चैलेंज है, चुनौती है। दूसरा ये है चाइना और रसिया के साथ जो टी हैं ये बढ़ रहे हैं और रसिया और वेस्ट एशिया के जो टी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए एडवांटेज क्या होगा इंडिया के लिए, एडवांटेज ये होगा, देखो इंडिया क्या है बहुत सारा ऑयल परचेज करता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल यहाँ से वेस्ट से, तो लैंड और रेलवे रूट के थ्रू लाया जा सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया की हो सकती है इससे के जरिए, एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, रोजगार बढ़ सकते हैं इंडिया के लोगों के लिए। और भी देखो कई सारे प्रोजेक्ट हैं इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया है, जिनमें जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके बारे में अलग से लेक्चर बना हुआ है, वो हमने कई बार पढ़ा है। अशकाबाद एग्रीमेंट किया है इंडिया ने, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना रहा है, जो हमने ऊपर देखा, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड से होते हुए जाएगा ये हाईवे। इंडिया ईरान अफगानिस्तान रोड ट्रांसपोर्ट, ये कॉरिडोर इंडिया ने बनाया है और बना रहा है, कुछ इसमें और डेवलपमेंट चलता रहता है। तो इतने सारे कॉरिडोर पे इंडिया पार्टिसिपेंट है। तो यही था इसके बारे में। कुछ देखो वन लाइनर टॉपिक है जो रिसेंटली न्यूज में थे, जैसे देखो एक म्यांमार का कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड किसका है ये, म्यांमार का। आइलैंड आप जानते हो द्वीप बोलते हैं हिंदी में, द्वीप ऐसी लैंड ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, उसे बोलते हैं आइलैंड। कोको आइलैंड कहाँ का है, म्यांमार का। ये म्यांमार है, जो म्यांमार का ये इधर एक आइलैंड है कोको आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। एक देखो डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोलते हैं हिंदी में वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे लोकेशन याद रखनी है, ये उड़ीसा की बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, वहाँ पे है ये। जो हीराकुड डैम बना हुआ है ना, हीराकुंड बोलते हैं या हीराकुड डैम, महानदी जो रिवर है उस पे, उसके पास है ये डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और देखो एक डिब्रूगढ़ या डिब्रू सिखोवा भी है, डिब्रू सिखोवा कहाँ पे, असम में, याद रखना। और ये है डेब्रीगढ़, ये कहाँ पे, उड़ीसा की बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। एक रांथमभोर टाइगर रिजर्व न्यूज में था, रांथमभोर कहाँ पे, ये रांथमभोर है आपका टाइगर रिजर्व राजस्थान में, ये राजस्थान में है रांथमभोर टाइगर रिजर्व। यहाँ पे रांथमभोर फोर्ट है, किला बना हुआ है, उसी के नाम पे ये है टाइगर रिजर्व। तो ये आपको याद रखना है। यही टॉपिक थे इस लेक्चर में बस।